हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं एसिलॉक 150, एसिलॉक 300, एसिलॉक आरडी। एक दवाई है जिसको हम आमतौर से एसिडिटी में, जलन वगैरह में या खाने के बाद खाने को पचाने के लिए भी आमतौर से लोग यूज़ करते हैं। ये दवा का नाम है एसिलॉक। एसिलॉक 3 जो कैटेगरी में आती है। 2 स्ट्रेंथ इसकी हैं, एसिलोक 150, एसिलोक 300 और एसिलोक आरडी। इसके बारे में हम जानेंगे आज। और इससे पहले आपको पता होगा कि एक टैबलेट आती थी जिनटेक, जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। अब वो नहीं मिलती मार्केट में, लेकिन अभी ये एसिलोक वगैरह मिलती हैं। तो इसके बारे में आइए हम देखते हैं क्या है। कि पहले तो आप देखें कि इस तरह की पैकिंग में ये आती है। जो ये पैकिंग आप देख रहे हैं, इस तरह की पैकिंग में ये आती है। एसिलॉक 150, इसी तरह का एक एसिलॉक ही 150 जो है। और रेनिटिडीन इसमें होता है टैबलेट, 300 मिलीग्राम में भी आती है ये, जैसे कि एसिलॉक 300 जो है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स की ये टैबलेट है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी कंपनी का या किसी टैबलेट का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। बस ये जो वीडियो है ये आपकी केवल नॉलेज के लिए है। तो ऐसे ही हम देखें कि ये ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन की कॉम्बिनेशन में भी ये एसिलॉक आती है, जिसका नाम है एसिलॉक आरडी। एसिलॉक आरडी। यहाँ हम देखें कि ओमेप्राजोल मैग्नीशियम डोमपेरिडोन टैबलेट 20 मिलीग्राम प्लस 10 मिलीग्राम के कॉम्बिनेशन में आती है। इसको हम कहते हैं एसिलॉक आरडी। और ये सभी दवाइयाँ हैं जो हम आमतौर से पेट में जलन के लिए या एसिडिटी वगैरह के लिए लेते हैं, आमतौर से ली जाती हैं। तो ये कुछ और भी इसके हैं, सिरप भी आते हैं रेनिटिडीन के, जैसे एसिलॉक ओनली कैडिला के, मैंने बताया आपको कैडिला फार्मास्यूटिकल का ये प्रोडक्ट है, रेनिटिडीन ओरल सॉल्यूशन। देन इसमें जो आप देखें यहाँ पे क्या है, इसमें इस ये कॉम्बिनेशन है ईच 5 ml कंटेन। इसका जो डोसेज है इसमें 75 मिलीग्राम इसमें होता है रेनिटिडीन 5 ml में। देन यहाँ हम देखें कि ये एक बहुत ही आम दवा है, बिल्कुल बहुत आम तौर से इसको ली जाने वाली दवा है। और ये 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और एक कॉम्बिनेशन एसिलॉक आरडी में उपलब्ध है। और इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज़ है, वो आम तौर से अम्लता, एसिडिटी, गैस का बनना, अल्सर में, रिफ्लक्स जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हम देखें बेसिकली तो इसमें देखें तो एसिडिटी एक मेन, इसमें ये जो पेट में जलन वगैरह होना, खाने के बाद में गैस बनना, उसके लिए आमतौर से इस दवा को लिया जाता है। क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एसिलॉक 150 या एसिलॉक 300, इसको रेनिटिडीन इसके अंदर होता है। बेसिकली जो इसमें ड्रग है, एक्टिव ड्रग है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन क्या है, एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे मिल के दवाइयाँ काम करती हैं। इसमें H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ एक H2 रिसेप्टर होता है जिसको ब्लॉक करता है, जो इस H2 रिसेप्टर की वजह से जो है एसिड बनता है। तो इसको ब्लॉक करने से क्या होता है कि ये एसिड बनना बंद हो जाता है। और यहाँ हम देखें ये पेट की जो एसिड है वो क्या है, ये पेट की पेराइटल सेल पर हिस्टामिन की क्रिया को रोकता है। क्योंकि जो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स होती हैं, वो एसिड को सिक्रीट करती हैं, HCl को सिक्रीट करती हैं। और एसिड का अगर pH हम देखें तो 1.2 to 1.8 तक होता है, बहुत हाईली एसिडिक होता है वो एसिडिक मीडियम उसका। तो यहाँ ये क्या करता है कि पेराइटल सेल पर हिस्टामिन की जो क्रिया है उसको रोकता है, और इसकी वजह से जो अत्यधिक अम्ल या एसिड जो बनता है उसके स्राव को कम करता है। तो यहाँ हम देखें कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर जो होता है ये, इस पे क्या करता है, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल पे ये एक्ट करता है। और उससे क्या होता है कि इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट करता है।
ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और अगर हम देखें कि एसिड बनता कैसे है, तो एक एक लंबी प्रक्रिया है। ये एसिड कैसे बनता है, जैसे हम देखें इसमें, तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली एसिड होता क्या है। एसिड वो होते हैं जो लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा। एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो एच आयन रिलीज़ करते हैं, और इसी से एसिड बनता है क्लोरीन के माध्यम से, क्लोरीन के एडिशन से। यहाँ हम देखें कि जो वेगस नर्व है ये एसिटाइलकोलिन पे एक्शन होता है, और ये M3 रिसेप्टर से जो कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं उन पे एक्शन होता है। IP3 और डैग मैकेनिज्म, IP3 कैल्शियम आयन का रिलीज़ होता है, और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन होता है। तो ये एसिड, इससे हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन होता है, तो इससे एसिड बनता है। तो इस क्रिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को हमें कम कर दें तो ये एट्रोपी, इससे भी ये प्रक्रिया यहाँ रोक सकती है, ये एट्रोपिन के माध्यम से। अगर एट्रोपिन यहाँ दिया जाए तो, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, और ये क्या है कि बॉडी के सीक्रेशंस को ब्लॉक करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ से ये रोका जा सकता है। या यहाँ अगर हम ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है, इसे हम प्रोटोन पंप भी कहते हैं। प्रोटोन पंप को अगर हम इसको ब्लॉक कर दें यहाँ पे, तो उससे भी हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन नहीं होगा। जैसे कि ओमेप्राजोल, जो ये कुछ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, PPIs जिनको कहते हैं, ओमेप्राजोल, रबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोटोन पंप को इनहिबिट करती हैं, और उससे क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन नहीं होगा, तो भी एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। दूसरा हम देखें कि G सेल्स जो है, गैस्ट्रिन जो हार्मोन के साथ रिएक्शन से वो फिर से वही क्रिया होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप या प्रोटोन पंप के थ्रू हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन होता है। यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। अगर हम इसको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर से यहाँ पे दे तो हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन नहीं होता। इधर हम देखें कि जो है ECL सेल्स हिस्टामिन की वजह से भी क्या होता है कि H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, और ये कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू CAMP वगैरह से प्रोटोन पंप एक्टिवेट होता है और हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन होते हैं। यहाँ भी अगर हम देखें कि अगर हिस्टामिन को हम जो है ये H2 रिसेप्टर्स को हम किसी ड्रग से हम इसको ब्लॉक कर दें, हिस्टामिन को यहाँ पे, जिससे कि H2 रिसेप्टर एक्टिवेट ना हो पाए, तो भी इसको एसिड को बनने से रोका जा सकता है। जैसे कि सिमेटिडीन, रेनिटिडीन जिसकी हम बात कर रहे हैं। दैन कुछ और भी इसमें कुछ प्रोसेस हैं जिससे एसिड सिक्रेशन होता है। सोमेटोस्टैटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह से भी ये एसिड का सिक्रेशन होता है, ये ल्यूमन के बाहर। तो यहाँ हम देखें कि जो स्टमक में एसिड का सिक्रेशन होता है, ये पूरा प्रक्रिया है इसका। अगर हम देखें तो मैकेनिज्म अगर देखें इसका, तो इनडायरेक्टली इनहिबिट प्रोटोन पंप अगर इनडायरेक्टली है, क्या करता है कि इनडायरेक्टली क्या करता है कि प्रोटोन पंप को इनहिबिट करता है बाय ब्लॉकिंग स्टिमुलेशन वाया H2 रिसेप्टर्स ऑन पेराइटल सेल्स एंड ECL सेल्स। और इससे क्या है कि लीड्स टू डिक्रीज हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन बाय पेराइटल सेल्स। और इसलिए कि नो इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। क्लिनिकल यूज़ क्या है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, GERD, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रेनिटिडीन का। वहीं हम देखें कि उसमें कुछ जो हाउ H2 एंटागोनिस्ट वर्क, जो H2 ब्लॉकर्स हैं या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंटागोनिस्ट हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, इसको हम समझ लें। यहाँ H2 एंटागोनिस्ट जैसे कि सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ये जो हैं क्या करते हैं, ये रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर, दिस रिसेप्टर, और H2 रिसेप्टर्स पे ये जो मॉलिक्यूल है या ड्रग है, इस पे ये बाइंड होती है। बाइंड होने से क्या होगा, एडिनिलेट साइक्लेज की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में ATP से साइक्लिक AMP बनता है। और ये सारा प्रोसेस जो है ये गैस्ट्रिक पेराइटल सेल और GPC में होता है। ये सारा जो प्रोसेस है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में होता है, जो कि एसिड का सिक्रेशन करती हैं, एसिड को बनाती हैं। अब ये CAMP क्या करता है कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है, और ये प्रोटोन पंप पे एक्ट करता है, और प्रोटोन पंप से स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एसिड का सिक्रेशन होता है। प्रोटोन पंप के अंदर एसिड का सिक्रेशन होता है। और ये तरीका है, ये मैकेनिज्म है कि H2 एंटागोनिस्ट कैसे वर्क करते हैं।
अगर हम देखें इसमें तो एसिलोक दूसरी जो मेडिसिन है इसमें एसिलोक आरडी, रेनिटिडीन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन है। इसमें डोमपेरिडोन भी होता है, डोमपेरिडोन। जो डोमपेरिडोन क्या है, ये डोपामीन या D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, जो कि पेट की मोटिलिटी को बढ़ाता है, गतिशीलता को बढ़ाता है पेट की। हम खाना भी खाते हैं तो एक मोटिलिटी एक रिएक्शन होता है, मुंह से जो खाना की जो बोलस बन के लुगदी सी बन के जाता है, तो एक मोटिलिटी होता है जिसकी वजह से ये खाना नीचे जाता है। ऐसी पेट के अंदर भी एक मोटिलिटी होती है, तो ये खाना जो है जल्दी आगे बढ़ता है और इससे क्या है कि नौजिया, जी मिचलाना, मतली आना, उल्टी टाइप का जो है और रिफ्लेक्स की समस्या से कम होती है इससे, एसिलोकार्डी से। तो यहीं हम देखें कि कुछ इंडिकेशंस हैं इसको कैसे कहाँ कहाँ इसको लिया जा सकता है। गैस्ट्राइटिस में, पेप्टिक अल्सर में, और GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, एसिड के ऊपर एसिड का ऊपर आना, डकार में खट्टा स्वाद वगैरह आना, एनासिड दवाओं से पहले अल्सर की रोकथाम के लिए इसको लिया जा सकता है। क्योंकि एनासिड्स क्या हैं, जैसे कि जो पेन किलर्स आप लोग लेते हैं जिसमें ब्रोफिन वगैरह भी हैं, इसमें पैरास्टामोल वगैरह भी है, जो भी एनासिड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, उनको लेने की वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होती है, इसमें पेट में अल्सर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते भी हैं कि जो पेन किलर्स हैं उनको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, और जब भी लें तो उसके साथ में कोई एक ऐसी दवा ले लें जो एसिड ना बनने दे, जैसे कि एसिलॉक वगैरह है। तो ये क्या करता है कि ये गैस्ट्राइटिस को रोकता है। तो दर्द निवारक जो एनासिड्स दवाओं से होने वाले असर को रोकने के लिए भी इसको लेते हैं। और वहीं एसिलोक आरडी खासकर तब दी जाती है जब एसिडिटी के साथ उल्टी या मतली भी हो, तो इस तरह में ये एसिलोक आरडी तब दी जाती है। तो यहीं जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये रेनिटिडीन जो है, रेनिटिडीन सर दर्द, चक्कर, कब्ज़ या दस्त या कभी कभी लीवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। डोमपेरिडोन या एसिलोक आरडी में से जैसे कि मुंह का सूखना, पेट में ऐंठन वगैरह, इस तरह की कंडीशन इसमें हो सकती हैं। QT प्रोलॉन्गेशन में हो सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो इसको ना लें या डॉक्टर से कंसल्ट करें। देन इसकी डोज़ क्या है, एसिलोक 150, एसिलोक 150 जो है ये, हाँ, जो दिन में 2 बार सुबह शाम या BD इसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर केवल 300 मिलीग्राम की डोज़ में ले रहे हैं तो ये केवल रात में ही इसको लिया जाना चाहिए 300 मिलीग्राम में। ऐसे लोग 300 जो है ये अधिकतर रात को एक टैबलेट लेते हैं। और ऐसे लोग RD खाना खाने से पहले दिन में 1 या 2 बार केवल डॉक्टर की सलाह पर। मैंने पहले भी कहता हूँ कि जो वीडियोज़ हैं ये केवल नॉलेज के लिए हैं, ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। देन कुछ महत्वपूर्ण सूचना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर भी हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो रेनिटिडीन है इसमें कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है, बैन लगाया गया है, क्योंकि इसमें NMDA कंटामिनेशन पाया गया है। NMDA कंटामिनेशन, ये कुछ दवाएं जो हैं ये NMDA नाम का केमिकल होता है, उससे दूषित हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये वहाँ पर अब फेमोटिडीन जैसी दवाएं उपयोग की जाती हैं। रेनिटिडीन पे भी बैन लग चुका है विदेशों में, और जो है जिंटेक वगैरह आपने सुना होगा पहले बंद हो चुकी है। तो इस दवा के लंबे समय तक आप प्रयोग ना करें, क्योंकि और केवल डॉक्टर की देख रेख में ही लें। यहाँ आप देखें NMDA है क्या, NMDA है क्या। तो NMDA क्या है, एक नाइट्रोसोअमीन केमिकल है, और ये एक संभावित कैंसर कारक है, कार्सिनोजेनिक है, जिसे कैंसर भी हो सकता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत कम मात्रा में भी ये इसका नुकसान हो सकता है। तो NMDA कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि नाइट्रोसोडाइइथाइलअमीन नाम का हार्मफुल केमिकल होता है। इसका दवा, भोजन में या पानी में मिल जाना, इसको NMDA कंटामिनेशन कहते हैं। NMDA कंटामिनेशन होता कैसे है कि दवाओं में, दवा बनाने की प्रक्रिया में जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गलती से कुछ सॉल्वेंट्स या केमिकल आपस में मिल जाएं, उनकी रिएक्शन होने पर बन सकता है। या दवा जो है हाई टेम्परेचर पर रही रहे और उस प्रोसेसिंग के दौरान लंबे समय तक स्टोरेज भी अगर रखी रहे, बहुत टाइम तक रखा रहे, तो उसके भी केमिकल ब्रेकडाउन से, केमिकल्स के टूटने की वजह से भी NMDA बन सकता है।
और जिन दवा में NMDA पाया गया है इसमें रेनिटिडीन खास तौर से है, रेनिटिडीन है, मेटफॉर्मिन है, और ये कुछ दवाएं हैं, BP की दवाएं हैं। और भोजन पानी में भी ये मिल सकता है, जैसे कि स्मोक्ड या प्रोसेस्ड फूड वगैरह में, या क्लोरिनेटेड पानी में, या फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के टूटने से भी NMDA बन जाता है। तो NMDA खतरनाक है क्यों? क्योंकि ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक एक्सपोजर से इसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और अभी हम देखें इसकी सेफ लिमिट क्या है। अगर हम सुरक्षा लिमिट की देखें तो FDA के अनुसार NMDA की जो सेफ लिमिट है वो लगभग 96 नैनोग्राम्स प्रतिदिन है। बहुत कम मात्रा होती है ये 96। हालांकि बहुत कम मात्रा में भी मैं नहीं कहता कि ये सेफ़ हो सकता है। तो ये लेकिन ये मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन ये सेफ लिमिट जो है FDA ने इसको दिया है। देन अगर किसी दवा में NMDA मिल जाए तो क्या है, तो उसे मार्केट से वापस रिकॉल कर लिया जाता है, मार्केट से उठा लिया जाता है, उसको फिर सेल नहीं किया जाता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बदलना पड़ता है, और मरीज़ को भी अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जाती है। ये NMDA है। तो ये मैंने आपको इस सारा बताया रेनिटिडीन के बारे में। तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेडिसिन लें, एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना लें, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें, और मेडिसिन के बारे में पता भी हो कितना लेना है उसको, डोज भी ज़्यादा ना हो। तो इसी तरीके से सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन लेना ज़रूरी है, जिससे कि हेल्थ सेफ रहे। हेल्थ सेफ रहेगी तो हम सेफ रहेंगे। और धन्यवाद। और इसी के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहें। हालांकि ये चैनल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा केवल नॉलेज के लिए है, बस ये। धन्यवाद।